Hello everyone, this is Harshita Sharma and today we will learn about legal maxims and some legal words. Before this, please like, share, subscribe our channel Next Generation Study. Legal maxims are an integral part of the legal knowledge section and questions are abundantly asked from this topic in the CLAT and other law entrances exam. The legal aptitude section of the CLAT exam consists of questions from two segments, that is legal reasoning and legal knowledge. So legal knowledge consists of the part legal maxims. लीगल मैगज़िम्स क्या होते हैं हम अब ये जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले लीगल मैगज़िम्स की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। लीगल मैगज़िम्स लॉयर्स यूज़ करते हैं अपने केस को ब्यूटिफाई करने के लिए, जजेस यूज़ करते हैं अपने जजमेंट को थोड़ा और डेकोरेट करने के लिए, और लॉ स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि काफ़ी सारे एक्ट्स, काफ़ी सारे सेक्शंस, उन एक्ट्स के काफ़ी सारे आर्टिकल्स जो हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उन सब में लीगल मैगज़िम्स का कहीं ना कहीं यूज़ हुआ होता है। अब हम देखते हैं लीगल मैगज़िम्स होते क्या हैं एक्चुअली। सो लीगल मैगज़िम इज़ एस्टैब्लिश सेट और प्रिंसिपल। लीगल मैगज़िम एक एस्टैब्लिश सेट या प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जो चेंज नहीं हो सकता। एस्टैब्लिश्ड है यानी कि इट इज़ ऑलरेडी देयर सिंस द स्टार्टिंग ऑफ द लॉ और अभी भी चला आ रहा है। लीगल मैगज़िम लैटिन के अंदर है। लैटिन में इसलिए हैं क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, 20th सेंचुरी या उससे भी पहले से दे आर ऑलरेडी देयर इन आर लॉ। Now, this is because they were mostly developed in medieval area in European countries. ये generally European countries यानी कि European people use करते थे legal maxims को, क्योंकि they had House of Lords, they had the courts, and also some maxims find their traces from Roman law as well. कुछ हद maxims हमको Roman law से भी मिले हैं, कुछ maxims या काफ़ी ज़्यादा जो पार्ट है मैगज़िम का वो यूरोपियन कंट्रीज़ से आया है। मेन जो चीज़ है वो है लीगल मैगज़िम्स आर इन लैटिन। लीगल मैगज़िम्स आर एस्टैब्लिश्ड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। देन लेट्स डिस्कस द फर्स्ट लीगल मैगज़िम ऑफ दिस वीडियो, ab initio. Ab initio means from the beginning. We do learn like basic जो लॉज आती हैं स्टार्टिंग के अंदर, 5 ईयर लॉ कोर्स हुआ चाहे 3 ईयर लॉ कोर्स हुआ, उनके अंदर जो बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जनरली लीगल मैगज़िम्स उनमें बताई नहीं जाती हैं, वो एक अलग से कोर्स होता है। लेकिन जो लॉज हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अंदर ये भी आता है कि वॉइड ab initio हो गया। वॉइड ab initio यानी कि स्टार्टिंग से ही वॉइड है। वॉइड यानी कि उसका कोई काम नहीं है, वो नल है, वो वॉइड है, उसका कोई यूज़ नहीं है, खाली है। वॉइड का हिंदी मीनिंग खाली, स्टार्टिंग से ही इट इज़ वॉइड। ab initio मीन्स फ्रॉम द बिगनिंग। एक्शन लेगिस इसका मीनिंग हो गया लॉ सूट्स। लॉ सूट्स यानी कि कोई भी केस जो कि हम कोर्ट के सामने आइदर इट बी सिविल और क्रिमिनल फाइल करते हैं। एक्टस रियस क्या होता है? एक्टस रियस इज़ अ गिल्टी डीड और एक्ट। गिल्टी डीड और एक्ट मतलब कि हम कोई भी गलत काम करते हैं। क्रिमिनल ऑफेंस को प्रूव करने के लिए कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि बहुत असेंशियल होते हैं उसके लिए, उनमें से एक ये भी होता है। अगर वो असेंशियल एलिमेंट्स प्रूव नहीं होते
तो आपका क्रिमिनल ऑफेंस भी प्रूफ नहीं होता और आपको उसके अंडर जजमेंट नहीं सुनाया जा सकता कि यू आर गिल्टी ऑफ दैट क्राइम। एक्टस रियस के अंदर सबसे पहले तो आता है मेंस रिया। मेंस रिया होता है गिल्टी इंटेंशन। वी विल लर्न अबाउट इट लेटर इन दिस वीडियो एज वेल। और एक्टस रियस हो गया अ गिल्टी डीड और एन एक्ट। देन कम्स एड हॉक। एड हॉक का मीनिंग हो गया फॉर दिस पर्पस, या फिर बोल सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। यानी कि अगर हम लोग किसी कोर्ट में कोई केस फाइल करेंगे, तो मान लो बायोगैमी का केस फाइल किया हमने, तो हमारे पास एक पर्पस है कि हमको जो हस्बैंड है या जो वाइफ है जिसने बायोगैमी किया है उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस यानी कि एक क्रिमिनल एक्ट के थ्रू सज़ा दिलवानी है। तो या फिर हमको कंपनसेशन चाहिए या फिर डाइवोर्स चाहिए, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पर्पस है हमारे पास, तो जनरली एड हॉक उधर यूज़ होगा। एंटी का मतलब हो गया बिफोर। एलईबी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है, लीगल टर्म। ये जनरली एक लैट के अंदर भी पूछी जाती है। तो इसका मतलब है एट अनदर प्लेस और एल्सवेयर। यानी कि जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं कि कोई केस आया, वो पुलिस स्टेशन में गया, रिपोर्ट फाइल करी, या चलो ठीक है रिपोर्ट फाइल नहीं करी, तो पुलिस वाले ने मना क्यों किया होगा? इट मस्ट बी बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ देयर jurisdiction. Now what's the meaning of jurisdiction as well? So jurisdiction is the area under that police station or under that high court or under our government or under a particular authority of that place. So LEB यहाँ पे इसलिए यूज़ हुआ कि मे बी the crime happened at another place or somewhere else. Assentiomentium, the meeting of mind, that is mutual assent. Now what does it mean actually? Like easily read तो कर दिया, मतलब क्या होता है? मतलब सिर्फ इतना ही, मान लो if a family wants to buy an AC, अगर किसी फैमिली को एयर कंडीशनर बाय करना है, तो if there is a nuclear family then there will be some 3 to 4 people in the house and they all will mutually agree to it. सब मिलके एक साथ एग्री करेंगे कि हाँ हमको एक कमरे के अंदर AC चाहिए and we are going to buy this AC today or maybe some days later. So that is meeting of mind, that all of the 4 people, all of the 3 people are agreeing to do that particular thing or to buy that AC. That is assentiomentium. Now next is audi alteram partem. Here the other side. Generally courts के अंदर यूज़ होता है कि भाई there are 2 sides, the appellant, the respondent, the plaintiff, the defendant. So if a plaintiff is the person who has filed the case, जिसने केस फाइल किया है कोर्ट के अंदर, मे बी उसको लगा कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है या उसका कोई क्रिमिनल एक्ट हुआ है, सो ही हैज़ फाइल्ड अ केस। डिफेंडेंट वो होता है जिसके खिलाफ वो केस फाइल हुआ होता है। सो नाउ अब इफ़ अ कोर्ट हियर्स व्हाट प्लांटिव सेज, देन दे ऑल्सो हैव टू हियर व्हाट अ डिफेंडेंट विल से अबाउट दैट पर्टिकुलर एक्ट ऑफ हिज। यानी कि अगर किसी कोर्ट के अंदर कोई भी केस या कोई भी सूट फाइल किया गया है, तो जो प्लांटिव बोल रहा है यानी जिसने केस फाइल किया है उसकी बात भी सुनी जाएगी और जिसके खिलाफ वो केस फाइल हुआ है उसकी बात भी सुनी जाएगी। ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। देन कम्स बोनाफाइड। बोनाफाइड हम लोग हर जगह काफ़ी टाइम, मतलब बोनाफाइड इज़ अ लीगल टर्म बट हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं उसे। लाइक सिंसियर, इन गुड फेथ इसका मीनिंग होता है। ना
गुड फेथ में हम कोई भी काम करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये काफ़ी यूज़ होगा बोनाफाइड, बिकॉज बोनाफाइड कॉन्ट्रैक्ट अगर गुड फेथ में किया गया है, वी हैव थॉट कि दैट पर्सन हैज़न्ट डन एनी अनजस्ट टू अस और एनी अदर पर्सन, वी आर इन गुड फेथ एंड मे बी ही इज़ द criminal minded person, he has done many criminal acts or he has done many low acts which are not correct on his part, so we can use bona fide there as well. Then comes caveat emptor. Caveat emptor means let the purchaser beware, and caveat venditor means let the seller beware. The purchaser is the person जो कोई गुड किसी शॉप से परचेज़ करेगा. सेलर वो जो उस गुड्स को ख़रीद के अपनी शॉप पे रखेगा और परचेज़र के लिए सेल पे या फॉर सेल रखेगा, फॉर सेलिंग पर्पस. तो केविएट एम्प्टर का मीनिंग, केविएट एम्प्टर जनरली यूज़ होता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर. सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर ये परचेज़र का राइट होता है कि हाँ, हमको हमारे जो सामान हम ख़रीद रहे हैं हमको उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, दैट वी डोंट नो दैट द थिंग केप्ट इन द मार्केट इज़ करेक्ट फॉर अस और नॉट. इट्स अ ड्यूटी ऑफ द सेलर टू मेक अस अवेयर अबाउट वॉट वी आर परचेजिंग. यानी कि ये एक सेलर की ड्यूटी है कि वो हमको बताए कि ये जो चीज़ हम ख़रीद रहे हैं इसके अंदर क्या क्या फॉल्ट्स हैं. मतलब जनरली कुछ चीज़ें होती हैं, सम थिंग्स हैव टेक्निकल फॉल्ट्स ऑफ विच इवन सेलर इज़ नॉट अवेयर. सो वो परचेज़र को कैसे अवेयर कराएगा उसके बारे में. लेकिन कहीं कहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो देखने से पता चलती हैं कि दैट थिंग इज़ नॉट करेक्ट फॉर द परचेज़र या फॉर द बायर, तो उनको अवेयर कराना पड़ेगा. देन कम्स कंसेंसुआ बाय जनरल कंसेंट. मतलब कि कोई काम है या फिर कोई एक एक्ट हमको करना है, उसके लिए हमने हमारी कंसेंट दे दी, उसके लिए हमने हामी भर दी या हमने हाँ कह दिया उस चीज़ को करने के लिए. लाइक कोई चीज़ होने वाली है, मे बी सम फंक्शन एट आवर प्लेस और मे बी some competition at our college, school, wherever, we have consented to be a participant in that particular thing. इसका मतलब यही होता है कि हमने generally consent दे दी है हमारी, that yes we are the part. Then comes consensus ad idem, agreement as to the same things. Consensus ad idem कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यूज़ होता है. दिस लीगल मैक्सिम इज़ वेरी मच यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. द कॉन्ट्रा मीन्स टू द कॉन्ट्ररी. damnum sine injuria means damages without the injury. Damnum sine injuria and injuria sine damnum, these two are the basic principles used in tort law. Tort means civil injury. So these two principles are commonly used in torts. Damnum sine injuria and vice versa for this, that is injuria sine damnum. Damnum means damages, sine means without, injuria means the injury. Now this is all written over here. Damages का मतलब क्या होता है? Damages मतलब physical harm or maybe mental harm to a particular person or to many people. Now injury here means something related to law or something related to our legal rights. If that is harmed, then that causes legal injury, and if that isn't harmed, then there are no legal injuries. So damnum sine injuria is damages without the injury. Then comes de facto, in fact. Dolly incapex, incapable of crime, which means that some people are not capable of crime, like the small kids aged between 1-2 years,
they can't do crime. They don't even know what crime is. So they are incapable of doing any crime. So they are dolly incapex. They are minors. And in that case, who are minors? According to our laws, the minor is the children below the age of 18 years. Now for some criminal acts, the age is decreased to 16 years because some major crimes are as well committed by these minors. So that's what dolly incapex means. So thank you everyone. More videos like this will be coming up on our channel. So stay tuned. Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.